गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 11वीं कक्षा की आरोह किताब का हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। श्री कृष्ण नाथ द्वारा लिखा हुआ स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच स्थित है, जो 17,000 फीट ऊपर है। और यहाँ के लेखक ने भूखंड, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ के बारे में लेखक वर्णन करने जा रहा है। तो लेखक ने वहाँ की हमें भूखंड व्यवस्था के बारे में बताया। वहाँ की जो प्रति वर्ग मील व्यक्ति की हैसियत है, वहाँ पे 2 या 4 लोग ही हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में बसते हैं। और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर जो उस समय रहन सहन था, किसने इसका कैसे निर्माण किया, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम स्पीति में बारिश का जो आगे का वो पार्ट है वो करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। तो इसमें लेखक ने बताया है कि इम्पीरियल गैजेटियर के माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह मध्य हिमालय है और इसमें स्पीति स्थित है। कहीं पर तो ये 17-18,000 फीट ऊंचे हैं, कहीं पर 13-14,000 फीट है और ये मध्य हिमालय है जिसमें स्पीति स्थित है। और ये मध्य होने के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित भी नहीं है। इसके पार ब्रह्म हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है और इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। कि सारी बराबर तो नहीं है, कोई जो आगे का ब्रह्म हिमालय है कोई 23,000 फीट ऊपर है, कोई 20,000 फीट ऊंची चोटियां हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनमें होड़ लगाने के पक्ष में। होड़ मीन्स प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। वह एक बार लौसर में जो कर लिया जो सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। इनसे अगर हम दौड़ लगाएंगे तो वो मृत्यु को पाना होगा, क्योंकि अगर हम ऊपर चढ़ते गए तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मान मर्दन करना मीन्स मान सम्मान करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। कि पहले तो वो अपने अहंकार को तोड़ें और फिर इन चोटियों के अहंकार को, जो चोटियाँ कहती हैं कि हमारे से ऊंची कोई नहीं है, हम सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, इनके अहंकार को भी चूर करें। लेखक चाहता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने आएँ, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में भी प्राप्त होता है। कि जो साहस और कुव्वत मेहनत से यौवन में प्राप्त होता है, उस आनंद को प्राप्त करें। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये मानने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें, किलोल में हंसी मजाक करें तो यह भी हर्षित हो, ये भी खुशी से भर उठे। उनकी खुशी को देखकर ये चोटियाँ जो उदास हो गई हैं, लोगों की यज्ञ तपस्या से उनमें बूढ़ापन आ गया है, उदास हो गई हैं, वो भी उनकी हंसी से गूंज उठें। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है और वह इस युवा अट्टास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, वो युवाओं को निमंत्रण दे रहा है कि वो आएँ, यहाँ पर घूमें फिरें, यहाँ पर हंसी की लोल करें और ये स्फीति ये भी हर्षित हो जाए पहाड़ियाँ। और इसमें जो आर्तनाद जमा हुआ है वो आर्तनाद भी उनकी आहट से, गर्मी से, उनकी आहट और गर्मी से पिघल जाए। तो लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने
अष्ट ऋतुओं का बखान किया है। कहीं पर मैंने वो कहते हैं कि 6 ऋतुओं का किया है कि मैंने 6 ऋतुओं के बारे में बताया है। तो स्फीति में तो 2 ही ऋतुएं होती हैं। यह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक एक ही अल्पकालिक वसंत ऋतु है और शेष वहाँ पर शीत ऋतु होती है। कि वसंत ऋतु और शीत ऋतु ही होती है, इनमें सर्दी का मौसम ही होता है। वसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में जनवरी में औसतन तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कि ज़्यादा से ज़्यादा तापमान इनका 15 डिग्री होता है और कम से कम 8 डिग्री रिकॉर्ड किया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है, और शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्फीति में बसंत लाहौर से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न ही गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौर से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। हाथ, मुंह और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। इतनी ठंड पड़ती है कि वो शूल की तरह चुभती है, अर्थात सारे शरीर को ढकने के बाद हाथ, मुंह, जो खुले अंग हैं उनमें वो चुभती है, ठंड इतनी पड़ती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। मानसून की पहुंच से परे है कि बारिश यहाँ कम होती है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास जो अपने ऋतु संहार में, यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास को अपने ऋतु संहार में वो कहते हैं कि यहाँ वर्षा को मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो वर्षा है ही नहीं। कालिदास ने वर्षा का क्या ठाठ है कि कालिदास की वर्षा का तो अलग ही सौंदर्य है। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। यहाँ की वर्षा का वो कहते हैं कि इस प्रकार वर्णन शुरू होता है। क्या कहते हैं कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकीली हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गर्ज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामिजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। कि वो बादलों को प्रिय कहता है कि ये जल की फुहार में ले मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ आता है, चमकती हुई बिजली की झंडियाँ फहराता आता है, बादलों की गर्ज के नगाड़े बजाता आता है, और इस प्रकार से ये राजाओं के ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, ये ऋतु यहाँ नहीं पहुँचती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, विंध्याचल पर्वत के तक है, और हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। कालिदास ने जिस वर्षा का वर्णन किया वो विंध्याचल में है, लेकिन ये हिमालय की मध्य घाटियाँ हैं, यहाँ नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस काल लालित्य लाहौल स्फीति में नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपाती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि इन लोगों को, यहाँ के लोगों को बारिश का पता ही नहीं है कि बारिश में किस प्रकार का आनंद होता है, क्या क्या बारिश में होता है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्री का जो खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब सांधें पूरी करे, सब इच्छाएं पूरी करे, तो शायद स्फीति के नर नारी यही पूछेंगे कि वह देवता कौन है। अगर वो कहें ऋतु के बारे में बताते हैं कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली है, तो उनको बारिश के बारे में पता ही नहीं है। वो सोचेंगे किसी देवता के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे वो देवता कौन है, कहाँ रहता है और यहाँ क्यों नहीं आता। स्फीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, मन की इच्छा पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। धरती सूखी रहती है, ठंडी रहती है और वंध्या रहती है। इनमें से
खुरदरी सी रहती है। स्फीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म की, जौ और गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें से जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल हैं। पुल आएगा, पुल बनाए। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं और स्फीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्फीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्फीति में जल उचीला जाए मीन्स डाला जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। कि स्फीति में धरती तो बहुत है जिससे हम खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी की कमी है कि पानी वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। स्फीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्फीति विशेषकर नंगी और वीरान है कि वहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है। ज़्यादातर ठंड होने के कारण ये नंगी और वीरान नज़र आती है, क्योंकि पेड़ों से धरती ढकी रहती है, लेकिन ये नंगी और वीरान है। आगे कवि कहते हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है और यह सुखद संयोग है। अगर वर्षा यहाँ हो जाए तो ये एक घटना बन जाती है और सबके लिए सुखद संयोग बन जाती है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर था कि आधी रात से ज़्यादा समय हो चुका था। इस समय कौन है? हमने सोचा कि इस समय कौन हो सकता है, तो लैंप की लो तेज की, लैंप जो जल रहा था उसकी लाइट तेज की। खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। पल्ला में खिड़की बंद कर दी, खिड़की का पल्ला। उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी, तो मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरे, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार में हवा जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। दोंगछेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्फीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। बिस्तर पर पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, और इसलिए बाहर से खिड़की खोलने का तो उसको समय नहीं मिला क्योंकि हवा बहुत तेज थी। वो इन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहा था और महसूस करते करते ही वो रात को सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्फीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्फीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। कि स्फीति के लोग, जब वो सुबह उठ के चाय पी रहा था तो स्फीति के लोगों ने उन्हें कहा कि आपकी यात्रा शुभ है, आपके आने के कारण बहुत दिनों बाद यहाँ बारिश हुई। तो इस प्रकार स्फीति का उन्होंने वर्णन किया, वहाँ की जलवायु, रहन सहन, लोगों की दिनचर्या, फसलें, कि वहाँ पर जौ और मटर की दो ही फसलें होती हैं और इसके साथ गेहूँ और जौ 2 ही फसलें वो उगाते हैं। तो इनसे ही गुजारा करते हैं। बारिश का उन्होंने नाम नहीं सुना। बारिश में क्या क्या होता है ये उनके लिए एक सपने जैसा है, ये उनके लिए एक इच्छा वरदान जैसा है जो भगवान देते हैं। तो स्फीति एक मध्य हिमालय में स्थित छोटा सा एक एरिया है जो पहाड़ियों में स्थित है, पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है, जो बाकी हर जगह से कटा हुआ है। और वहाँ की जीवन बहुत ही कठिन है और लेखक ने उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इस यात्रा वृतांत से उन्होंने अपनी यात्रा का बहुत सजीव चित्रण किया है। तो स्फीति के बारे में हमने जाना, तो इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।